हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी 3 फेरे भाग 9। अभी तक हमने पढ़ा कि कार्तिक अर्पिता को सरप्राइज देने उसके घर जाता है और सोती हुई अर्पिता को जगाकर उसके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद कर लेता है ताकि वो बुढ़ापे तक इस दिन को याद रख सकें। फिर अर्पिता के समझाने से कार्तिक अपनी बहन के साथ घर वापस लौट जाता है। अब आगे। कार्तिक के जाने के बाद अर्पिता शर्माते हुए बिस्तर में घुस गई। कहीं ना कहीं हर लड़की चाहती है कि उसे बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिले जो उसकी बात समझे, उसका ख्याल रखे। आज शादी वाला दिन था। शादी वाले दिन दुनिया बिल्कुल अलग सी लगती है और ये दिन कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता। दिन भर रिश्तेदारों की आवाजाही, दुल्हन की सहेलियों की आपस में अच्छे से सजे धजने की अनकही होड़, सभी को एक दूसरे से अच्छा दिखने की एक होड़ सी होती है। जब किसी को अच्छा तैयार होते हुए देखती हैं तो लड़कियां मन मसोस कर रह जाती हैं। रिश्तेदारों का घर में आना जाना, सारे पारंपरिक रीति रिवाजों का अपनी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और कहा जाता है, अरे मेरी शादी में तो ये रीत ऐसे हुई थी या फलाने की शादी में ये इस तरह निभाई गई थी। शाम को 4 बजे अर्पिता ब्यूटी पार्लर गई। जिस मैरिज हॉल में शादी का फंक्शन था उसी के बिल्कुल पास होटल में कार्तिक और उसकी फैमिली ठहरी हुई थी। केवल कुछ ही कदम पर मैरिज हॉल था, इसीलिए बारात को मुश्किल से 10 मिनट ही लगते पहुंचने में। शाम को तय समय पर बारात रवाना हो गई। हालांकि 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने नाच गाना करके इसे करीब 1.5 घंटे तक खींच लिया। तत्पश्चात बारात का स्वागत हुआ और दूल्हे राजा स्टेज पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद सामने से लाल जोड़े में अप्सरा चली आ रही थी। उनके पास चारों लड़कियां उनके राहों को फूलों से सजाने लगी। सभी मेहमानों की नजर एकटक दुल्हन पर जा टिकी। ऐसा लग रहा था जैसे घनघोर बारिश के बाद आकाश में सूर्य चमक उठा हो और उसकी किरणों से चटकीले रंग का इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। उसकी आभा किरण से कोई भी अछूता ना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सखियों के द्वारा बिखेरे गए फूलों से भी इस मासूम कली के पैरों में दर्द हो रहा होगा। जाने अनजाने सभी दुल्हन को देखकर प्रसन्नता से भर गए। कार्तिक के दोस्त, उसके रिश्तेदार दुल्हन को देखकर कार्तिक की किस्मत की पूरी प्रशंसा करने लगे। वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ और 2 सुंदर वरमालाएं वर वधू के समक्ष पेश की गई। सबसे पहले कार्तिक ने अर्पिता को वरमाला पहनाई, जिसे अर्पिता ने बहुत ही शालीनता के साथ स्वीकार किया। अब बारी अर्पिता की थी, लेकिन ज्यों ही अर्पिता कार्तिक के गले में वरमाला डालने लगी, कुछ उत्साहित दोस्तों ने कार्तिक को उठा लिया और वे हंसी मजाक करके अर्पिता को सताने लगे। अर्पिता ने कार्तिक की तरफ शिकायत के लहजे में देखा, जिसके बदले में कार्तिक ने भी मुख श्रृंगार कला के माध्यम से उसे ये समझाने की कोशिश की कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि कार्तिक चाहता था कि वो भी बहुत ही शालीनता के साथ उसी अंदाज में माला पहने, लेकिन दोस्त थे कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अब अर्पिता बड़े ही पेशो पेश वाली स्थिति में फंस गई और वो इधर उधर देखने लगी। तभी अर्पिता की तरफ से भी उसके चचेरे भाई आगे आए और अर्पिता को उठाकर कार्तिक के बराबरी में लाए, जिससे कि वो माला डाल सके। माहौल हंसी खुशी का चल रहा था, लेकिन इसी खींचतान में अर्पिता की माला कार्तिक के गले में पड़ने के बाद टूट गई। इतना था कि अर्पिता का दिल बैठ गया। सभी इस घटना के बाद एकदम से चौंक गए। अर्पिता के वरमाला कार्यक्रम के बारे में पहले ही कार्तिक को बतला देने के बावजूद इस तरह की घटना के कारण कार्तिक को भी बहुत बुरा लगा। एक तरह का अपशगुन शादी में हो गया। इसके फलस्वरूप 2 मोती जैसे आंसू अर्पिता के गालों से लुढ़क पड़े। दुल्हन को रोता देख घर के बुजुर्ग आगे आए और वापस माला की गांठ बांधकर अर्पिता के हाथों में दी। लेकिन फिर कुछ समझदार या तर्कशास्त्री टाइप के लोग भी सामने आए। बोले, वरमाला एक ही बार होती है। अर्पिता ने एक बार अपनी तरफ से माला डाल दी। अब ये माला दुल्हा अपने हाथों से खुद ही पहनेगा। बुजुर्ग समझाने लगे, चिंता ना करो बेटा, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है।
वरमाला के पश्चात अब फेरों में बैठने की बारी थी। कार्तिक और अर्पिता फेरों के स्थान की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इस दौरान बड़े बुजुर्गों के समझाने के कारण अर्पिता का दिल भी वरमाला के टूट जाने के प्रसंग से थोड़ा उभर गया। पंडित जी फेरों की तैयारी करने लगे। इधर अर्पिता के माता पिता भी बहुत ही भावुकता के साथ फेरों वाले स्थान पर बैठे। और आखिर भावुकता होगी भी क्यों नहीं, अपनी बड़ी बेटी का कन्यादान जो करना था। इधर कार्तिक के घर वाले और अन्य घर वाले भी फेरे शुरू होने से पहले ही होटल और घर जाकर कपड़े चेंज करना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि पूरी रात इतने भारी कपड़े पहनकर बैठना मुश्किल था। इसीलिए कुछ लोगों ने होटल जाकर हल्के और आरामदायक कपड़ों के साथ लौटने का मन बनाया। हालांकि सभी लोग फेरे शुरू होने से पहले लौट आए। अब फेरे शुरू होने वाले थे। उससे पहले उम्रदराज पंडित जी बोल पड़े, देखिए मुझसे कोई मजाक नहीं करेगा, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ही थोड़ी नर्म है। पीछे से एक रिश्तेदार बोला, अरे मेरी शादी में भी आपने फेरे शुरू करवाने से पहले यही बात बोली थी और आपने ही शादी करवाई थी। क्या आपकी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है क्या? सभी रिश्तेदार जोर जोर से हंसने लगे। पंडित जी बोले, अरे भाई क्यों झूठ बोलते हो, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है, मैंने कब तुम्हारी शादी करवाई? वो बोला, पंडित जी आप भूल जाते हो, आप तो रोज ही शादी करवाते हो। तभी एक दूसरा रिश्तेदार उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, अरे तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है कि जो एक बार देख ले जीवन में कभी भूलता नहीं है। पंडित जी का इशारा इसी तरफ है, इसीलिए पंडित जी इतने आश्वस्त हैं। क्यों पंडित जी सही कहा ना? एक और हंसी का गुबार फूट पड़ा। पंडित जी, ना बेटा ना, मुझे इन पंचड़ों में मत फंसाओ। आप लोग आपस में हंसी मजाक करो, पर मुझे बख्श दो। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और दुल्हन दूल्हे के पीछे सभी लोग कुर्सी लगाकर बैठ गए। पंडित जी ने संस्कृत में हर फेरे के मंत्र बोले, तत्पश्चात हिंदी में दूल्हा दुल्हन को उनका मतलब भी समझाया। पहला वचन इस प्रकार है, किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ दोनों यानी अर्पिता और कार्तिक ने हामी भरी। पीछे कुछ विवाहित जोड़े भी बैठे थे और वे आपस में मजाक करने लगे और पत्नियां पति को छेड़ते हुए बोली, वापस याद कर लो ये वादे जो तुम आजकल भूल गए हो। अकेले अकेले ओमकारेश्वर चले गए थे और शादी के वक्त मुझसे ये वादा किया था। पति भी विनोद करते हुए बोला, अरे हमारे पंडित जी ने तो संस्कृत में ही ये बातें बताई, अगर वो भी हिंदी में समझा दें तो फिर मैं हामी भरने से पहले विचार करता। लेकिन अब हमारा कार्तिक हर धार्मिक यात्रा पत्नी के साथ ही करेगा। क्यों कार्तिक, अब तुम फंस गए हो? सभी लोग मुस्कुरा उठे और इस तरह और मीठी तकरारों के साथ पहला फेरा संपन्न हुआ। वचन नंबर 2। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें और कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्ति बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसमें भी कार्तिक हामी भरता है, जैसा कि हर दूल्हा करता है। लेकिन पीछे से एक और बाराती हंसते हुए पंडित जी से शिकायत करता है, ये तो पक्षपातपूर्ण रवैया है आप लोगों का। हम मर्दों को तो आप लोगों ने शर्तों में बांध लिया है और कन्या कितनी होशियार है, अपने पीहर के लोगों की इज्जत करवाने के लिए पहले से ही हमें प्रतिज्ञा दिलवा रही है। अरे कोई नया मंत्र भी तो बनाओ, ताकि इन लड़कियों से भी ये प्रतिज्ञा ले ली जाए कि वो भी लड़के के माँ बाप को उतनी ही इज्जत देंगी जितनी मर्द सदियों से अपने ससुराल वालों को देते आए हैं। तभी तपाक से अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक नारी बोल उठी, क्यों जी, हम लड़कियां ही तो अपना घर बार छोड़कर आपके पीछे आती हैं, इसीलिए ही तो हमें ये पूरा हक है आपसे प्रतिज्ञा दिलवाने का। अगर आप हमारे घर आने को तैयार हो, यानी घर जमाई बनने को तैयार हो, तो हम भी ये प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं और इस मंत्र को चेंज करवाने को भी तैयार है। अब बोलो क्या बोलते हो? दूसरा हाजिर जवाब बाराती बोला, रहने दो, हम मर्दों को तो खतरों से खेलने की आदत पड़ी हुई है,
इसीलिए तो हम इन परमाणु बमों को अपने घर ले जाने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं और साथ में प्रतिज्ञा भी करते हैं और उन्हें निभाते भी हैं। उनकी विनोदपूर्ण बातें सुनकर पंडित जी भी अपने आप को हंसने से रोक ना सके। इधर मर्दों को हारते देख अर्पिता भी चुपके से कार्तिक की तरफ देखते हुए महिलाओं की विजय पर आंखों ही आंखों में कार्तिक को चिढ़ाने लगी। माहौल बहुत ही खुशनुमा चल रहा था। आखिर इन हंसी मजाक की विवाहिक कार्यक्रमों में बहुत जरूरत भी होती है, क्योंकि बहुत ऊर्जा खर्च करके ऐसे प्रोग्राम बुने जाते हैं। फिर रात का समा दुल्हा दुल्हन को भी ऐसी बातों के जरिए वर्तमान में रहने या कहीं सोने से बचाने के लिए भी ऐसी हंसी ठिठोली जरूरी हो जाती है। अब तीसरे फेरे की तैयारियां चल रही थी। तभी पीछे बैठे लोगों में कुछ कानाफूसी होने लगी और लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। जो चेहरे एकदम रिलैक्स और हंसी मजाक के मूड में लग रहे थे, उनके चेहरे पर तनाव व्याप्त हो गया। तीसरा वचन इस प्रकार है। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। इस वचन का भी कार्तिक ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन इस बार पीछे से गहरी शांति का आभास हुआ। ना किसी की टिप्पणी आई, ना ही कोई अन्य आवाज। मुड़कर देखा तो अर्पिता को केवल 4-5 लोग ही बैठे दिखे और उनके चेहरों पर भी तनाव साफ देखा जा सकता था। अर्पिता ने प्रश्नवाचक मुद्रा के साथ कार्तिक की ओर देखा और जैसे वो पूछना चाहती हो कि आखिर क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए। कार्तिक ने पास ही खड़े मित्र को आंखों से इशारा करके पास बुलाया और उससे जानकारी लेनी चाहिए। मित्र ने कान में कार्तिक को बताया कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसी कारण सभी लोग उसे संभालने गए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कार्तिक ने यही बात अर्पिता को बताई। अर्पिता के मन में बहुत सारे डर उत्पन्न हो गई। अर्पिता ने उसकी बातों पर विश्वास न करते हुए दूर खड़ी अपनी छोटी बहन को आंखों से इशारा करके अपने पास बुलाया। छोटी पास आई और अर्पिता ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो छोटी घबराते हुए बोली, नहीं दीदी, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। इस पर अर्पिता का संदेह और गहरा हो गया। अर्पिता ने सामने बैठे मम्मी पापा की ओर देखकर उनसे जानना चाहा कि क्या हुआ, जिस पर मम्मी ने उसे हाथ से सब्र रखने का इशारा किया। मम्मी के चेहरे पर भी तनाव साफ देखा जा सकता था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के भाग में जानेंगे कि आखिरकार किसका एक्सीडेंट हुआ था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो कार्तिक और अर्पिता से छुपाई जा रही थी। इसी के साथ बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।